जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द इंडस रेंजर चैनल। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी पर और कंप्लीट प्रोबेबिलिटी को हम लोग रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम बस आ ही गया है। 4 सितंबर को एग्ज़ाम है आपका एनडीए सेकेंड 2022। तो ज़्यादा समय नहीं है, तो हम लोग एक एक करके जितने भी सारे टॉपिक्स हैं सबको एक एक करके पूरा रिवाइज करेंगे। साथ में PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो सारा एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैट्स, टेक्नोमेट्री, पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे सारी चीज़ें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो पहली बार दे रहे हैं या जो लोग रिवाइज करना चाहते हैं पूरे सिलेबस को। तो इस वीडियो को आप देखते रहे। इसी के साथ साथ आगे इस सीरीज में हम और भी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सारा टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी एनडीए के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में, तो मिनिमम मान के चलिए 6 क्वेश्चन और मैक्सिमम 12 से 13 तक क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो प्रोबेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी का पूरा रिवीजन करेंगे और साथ में PYQ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि पूरा प्रोबेबिलिटी आपका थ्योरेटिकली भी कवर हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी में हम प्रोबेबिलिटी को पूरा 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है हमारा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, दूसरा है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तीसरा है हमारा बेस थ्योरम, और चौथा है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 टॉपिक हैं जो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमको कवर करने हैं। मैक्सिमम जो भी सिलेबस है या जो भी क्वेश्चन है वो इन्हीं 4 टॉपिक्स में आता है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं अपना, और ये बाकी तीनों चीज़ें हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इनसे मिला के ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो करीब करीब 10 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, इसको सबको तैयार करना चाहिए। और आज हम इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे प्रोबेबिलिटी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, होता क्या है, किस तरीके से हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और बाकी सारी चीज़ें, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर हम बात करें चांस ऑफ एनी इवेंट expressed in number between 0 and 1। सिंगल लाइन डेफिनेशन है कि किसी भी इवेंट के होने के चांस को अगर हम नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं और वो नंबर कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो वो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो सिंगल लाइन डेफिनेशन याद रखेंगे, किसी भी इवेंट के होने के चांस जिसको हम नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं 0 और 1 के बीच में। तो यहां से हमको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है, जो वैल्यू होती है, इट इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट हमको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, इट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब देखिए, अगर हम बात करें, यहां पर हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, इवेंट। अब इवेंट का क्या मतलब है, इवेंट का एक खास मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। वैसे तो डेली लाइफ में इवेंट का मतलब सब कुछ है, जो भी चीज हो रही है उसको हम इवेंट कहेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में इवेंट का एक खास मतलब है। और क्या मतलब है वो हम समझते हैं। इवेंट हम किसको कहेंगे,
इवेंट का मतलब है एनी एक्सपेरिमेंट विच हैज फिक्स नंबर ऑफ आउटकम, विच हैज फिक्स नंबर ऑफ आउटकम, यानी कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके परिणाम, आउटकम मतलब परिणाम या रिजल्ट फिक्स्ड हो, एंड ऑलरेडी नोन, बिफोर द एक्सपेरिमेंट। मतलब उस एक्सपेरिमेंट के होने से पहले ही हमको पता है कि अगर ये चीज होगी तो इनमें से ये बातें हो सकती हैं, इससे बाहर नहीं होगा। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट इस तरीके का है कि उसके सारे आउटकम हमको पहले से ही पता है और उनकी संख्या फिक्स्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में इवेंट का ये खास मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो इसमें हम लोग बात करेंगे, एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं कि सैंपल स्पेस का मतलब क्या है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे इसमें डिस्कस करेंगे एक एक करके सारी चीजों के बारे में, इसलिए ध्यान से इसको पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? सैंपल स्पेस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सैंपल स्पेस का मतलब है कि अगर कोई इवेंट हो रही है तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं, अगर हम उसका एक सेट बना लें तो वो क्या कहलाया जाएगा? सैंपल स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कॉइन थ्रो करी, एक कॉइन को मैंने थ्रो किया, तो हमारा क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊं तो सैंपल स्पेस किस तरीके से मैं इसको लिखूंगा? H, T। यहां H का मतलब है हेड और T का मतलब है टेल। अगर हम एक कॉइन थ्रो करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसका मतलब इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया? 2H, T। और इस सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स कितने हो गए? 2 हो गए। NS मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम ये क्या होते हैं ये भी समझ लें। फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि वो आउटकम जो अगर इवेंट हो रही है तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये बातें हो जाए। टोटल आउटकम में से कुछ आउटकम ऐसे हैं कि जो हम चाह रहे हैं। जैसे अगर मैंने कॉइन थ्रो किया और हम ये चाह रहे हैं कि हेड आ जाए, तो हेड आना हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, और अगर हम टेल चाह रहे हैं तो टेल आना हमारा क्या होगा? फेवरेबल आउटकम होगा। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब होगा आउटकम विच इज डिजायर्ड, जो जरूरी है या जो हम चाह रहे हैं प्रॉब्लम में कि अगर ये इवेंट हो रही है तो ये आउटकम होने चाहिए। जैसे अगर हम एक डाइस फेंक रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर आना हमारा क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम के जो नंबर हैं उसको हम किससे डिनोट करेंगे? NF से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो NF जो है, F मतलब फेवरेबल आउटकम, तो NF है नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल आउटकम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, अगले कॉन्सेप्ट के बारे में कि अनफेवरेबल आउटकम क्या होगा। अनफेवरेबल आउटकम, तो अनफेवरेबल आउटकम का मतलब आउटकम which is not desired, यानी कि जो डिजायर्ड नहीं है, जो हम नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम डिनोट करेंगे NU से। तो 3 बातें हो गई, सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम और अनफेवरेबल। तो यहां से हमको यह पता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं NS, इसके 2 पार्ट होंगे NF
प्लस NU। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला तैयार हो गया जो हमको याद रखना है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के लिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस मतलब इवेंट के टोटल आउटकम किसके बराबर होंगे, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। जो भी आउटकम होंगे उसमें से कुछ फेवरेबल होंगे और कुछ क्या होंगे, अनफेवरेबल होंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। जिसने पहली बार भी प्रोबेबिलिटी कर रहा है उसके लिए भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, और जो प्रोबेबिलिटी को रिवाइज कर रहा है उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास चीज निकल के आ गई, NS क्या होता है, NF क्या होता है, NU, इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी की एक सिंगल लाइन डेफिनेशन होती है PE, E फॉर इवेंट, P फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। सिंगल लाइन डेफिनेशन है NF अपॉन NS। ये हमारी सिंगल लाइन डेफिनेशन हो गई प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम में जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो मैंने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आपको बताया, उसमें हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। PE बराबर NF अपॉन NS। मतलब हम सबसे पहले निकालेंगे कि जो भी इवेंट दी है उसका सैंपल स्पेस क्या है, फिर उसमें से कितने फेवरेबल केस हैं, फिर उन दोनों का रेशियो निकालेंगे। एंड द डिजायर्ड रेशियो इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, यानी उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NF अपॉन NS हो जाएगी। तो अब हमको यही करना है, NS अपॉन NF निकालना है, NF अपॉन NS निकालना है। ठीक है, तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, यहां से शुरुआत में ही हमने देखा था भाई कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। यानी प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 1 हो जाएगी। 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। अब 0 प्रोबेबिलिटी होने का मतलब क्या है, 0 प्रोबेबिलिटी होने का मतलब है कि उस इवेंट के आपके कोई भी फेवरेबल केस नहीं है। 0 का मतलब है कि NF आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और 1 का मतलब है कि सारे के सारे फेवरेबल केस होंगे, NF बराबर होगा NS। अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब फेवरेबल केस की संख्या 0 है, और प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आउटकम्स हैं, सारे के सारे आपके फेवरेबल हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ये इवेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, और किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो उसको बोलेंगे श्योर इवेंट। ठीक है, साथ में लिखते भी जाएं जो बच्चे देख रहे हैं, उसको बोलेंगे श्योर इवेंट और इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है और 1 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 है, तो उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब देखिए हमारा पहला काम क्या होता है प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम में, सैंपल स्पेस फाइंड करना। तो सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो सैंपल स्पेस जो होगा वो 2 कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड करता हूं। पहला हो गया स्टैंडर्ड केस और दूसरा हो गया नॉन स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड केस का मतलब क्या है कि आपको इवेंट कुछ इस तरीके की दी होगी जिसका सैंपल स्पेस फिक्स्ड होगा। अब इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। पहला कॉइन, दूसरा डाइस और तीसरा हमारा आएगा कार्ड। तो ये 3 कैटेगरी जिसके स्टैंडर्ड केस हैं कि भाई 1 कॉइन थ्रो की, 2 कॉइन थ्रो की, 10 कॉइन थ्रो की, या 1 डाइस थ्रो किया, 2 डाइस थ्रो किया, या एक कार्ड का पैक है उसमें से 1 पत्ता हमने निकाला, 2 निकाला है, 3 निकाला। तो ये सारा स्टैंडर्ड केस में आ जाएगा। तो इसको अगर हम कवर कर लें तो बार बार हमको फिर वो करने की जरूरत नहीं होगी, और नॉन स्टैंडर्ड में बाकी सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं हम कॉइन, डाइस और कार्ड का केस। तो सबसे पहले कॉइन के बारे में बात कर लें।
तो पहला केस देखते हैं, 1 कॉइन इज थ्रोन, ठीक है, एक कॉइन मैंने थ्रो की, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा H, T, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएंगे हमारे 2। अब अगर 2 कॉइन मैंने थ्रो की या एक कॉइन को ट्वाइस, एक ही बात है, ठीक है। 1 कॉइन ट्वाइस, दोनों का मतलब एक ही है कि 2 कॉइन एक बार फेंकी है, एक कॉइन को 2 बार। तो यहां पर सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारा H, T, TH, TT, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 4। तीसरा केस देख लें, नॉर्मली 3 कॉइन तक का केस आता है, ज्यादा भी आ सकता है, तो हम 3 की बात कर रहे हैं और आगे का कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे कि 3 से ज्यादा आएगा तो किस तरीके से करेंगे। या 1 कॉइन 3 टाइम्स, थ्राइस, तो यहां पर सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारे पास H, T, T, फिर T, TTH, THT और THH। ये हमारे 8 केस हो गए, ठीक है। तो यहां पर NS क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये देखिए हम किस तरीके से बना रहे हैं, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। इसके लिए हम अगर 3 से ज्यादा आएगा तो कैसे करेंगे, 4 आएगा, 5 आएगा या और भी ज्यादा आएगा तो किस तरीके। तो उसके लिए हम ट्री मेथड इस्तेमाल करते हैं, बड़ा अच्छा मेथड है, आप समझ सकते हैं इसको। जैसे कि अगर मुझे एक कॉइन थ्रो करनी है तो एक ब्रांच HT, 2 के लिए फिर एक ब्रांच और हो गई HT, HH, HT, TH, TT, 3 है तो हर एक की एक ब्रांच और हो गई। H, HST, STH, STT, THS, TST, TTH, TTT। तो ये ट्री मेथड है या ब्रांच मेथड है। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक के लिए 2 है, 2 के लिए 4, 3 के लिए हमारे पास 8 हो गया। तो अगर मैं n कॉइन थ्रो करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम याद रखेंगे और ब्रांचिंग के थ्रू हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कॉइन का सैंपल स्पेस कि अगर एक कॉइन थ्रो करेंगे, 2 कॉइन करेंगे या 3 कॉइन या n कॉइन करेंगे। अब आते हैं अपने अगले उस पर, कॉइन के बाद बात करते हैं डाइस की। तो डाइस में पहला केस देखते हैं कि 1 डाइस इज थ्रोन, एक डाइस मैं फेंक रहा हूं। देखिए इसमें सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं बेसिक से लेकर एंड तक, जिससे कि पूरा आपका कवरेज हो जाए प्रोबेबिलिटी का। फिर आपको और कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरा प्रोबेबिलिटी आपका कवर हो जाएगा। जो भी इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो भी फॉर्मूले हैं, सारे के सारे इसको कवर करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन इसको पूरा इत्मीनान के साथ देखिएगा तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो 1 डाइस के लिए अगर हम बात करें तो सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो NS हो जाएगा हमारे पास 6। सिमिलरली अगर मैं 2 डाइस की बात करूं या 1 डाइस ट्वाइस, तो सैंपल स्पेस होगा हमारे पास, देखिए ध्यान से समझिएगा, 1, 1, 1, 2 और इस तरीके से करते करते 1, 6। ठीक है, मैं सारे एलिमेंट नहीं लिख रहा हूं, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। इसी तरीके से 2, 1 से लेकर 2, 6। सिमिलरली 6, 1। तो
तो टोटल 36 केस बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 लाइक दैट 2 6, फिर 3 1 2 3 6, 4 1 2 4 6, 5 1 2 5 6 एंड 6 1 2 6 6। तो टोटल अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 डाइस के लिए भी कर सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट। तो यहां पर अगर मैं n डाइस थ्रो कर रहा हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएंगे याद रखिएगा कितना हो जाएगा 6 की पावर n हो जाएगा। यानी अगर मैं 4 डाइस करूंगा तो 6 की पावर 4, 3 डाइस करूंगा तो 6 की पावर 3, यानी 216 हमारे केस हो जाएंगे या 216 हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। अब इसमें 2-3 चीजें जो कॉमन चीजें हैं, जो चीज अक्सर आती है उसके बारे में बात कर लें। कभी कभी एक वर्ड इसमें दिया रहता है डबलेट। तो डबलेट का मतलब हम लोग समझ लें कि डबलेट का मतलब क्या है। डबलेट का मतलब सेम नंबर इन बोथ डाइस। दोनों डाइस में सेम नंबर होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 लाइक दैट 6 6, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसको हम क्या बोलेंगे, डबलेट बोलेंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि अगर 3 डाइस के लिए इसी को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। सेम नंबर इन ऑल द 3 डाइस। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रिपलेट का मतलब तीनों डाइस में सेम। ये भी 6 केस बनेंगे, 1 1 1 2 2 2 से लेकर 6 6 6। तो टोटल डबलेट में भी 6 केस बनेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और ट्रिपलेट में भी 3 केस बनेंगे, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 और 6 6 6। तो ये बात हो गई डबलेट और ट्रिपलेट की। अब एक और कॉन्सेप्ट है डाइस के केस में, उसको भी बात कर लेते हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि 2 डाइस का केस ले रहा हूं मैं, तो अगर मैं 2 डाइस की बात करूं तो सम कितना होगा। अगर सम की बात करूं तो सम का जो रेंज होगा वो कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, 3 4 5 और मैक्सिमम सम क्या जाएगा 12। यानी अगर मैं 2 डाइस फेंकूं तो मिनिमम सम कितना आएगा 2, मैक्सिमम कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो 2 अगर मैं बात करूं कि 2 सम जो कितने तरीके से आ सकता है, एक ही तरीके से 1 1। 3 की बात करूं तो कितने तरीके से आएगा, 1 2 2 1। ध्यान समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। 4 के लिए 3 हमारे तरीके होंगे, 1 3 2 2 3 1। 5 के लिए 1 4 2 3 3 2 और 4 1। 6 के लिए 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। 7 के लिए देखिएगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं 7 के आगे, तो अगेन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। देखिए इस बात को ध्यान समझिएगा। मैं 8 की बात कर रहा हूं, तो 8 के लिए 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। 9 के लिए बात करूं तो 3 6 4 5 5 4 6 3। 10 के लिए बात करें 4 6 5 5 6 4
11 के लिए देखिए 5 6 6 5 और 12 के लिए 6 6। तो यहां पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 5 4 3 2 1। तो 1 से लेकर 6 तक है और फिर अगेन क्या आ रहा है 1 तक आ रहा है। तो अगर आपको सम निकालना है तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप ये चार्ट बनाएं हर एक प्रॉब्लम में कि सम अगर 10 दिया है तो हम किस तरीके से आएगा, या फिर एक दूसरा तरीका है जो बेटर तरीका है, हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये ट्रायंगल लॉ है। ये ट्रायंगल है, ये जो बाहर मैंने लिखे हैं ये क्या है, सम है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब देखिए 2 और 12 एक तरीके से आ सकता है, 3 और 11 दो तरीके से, 4 और 10 तीन तरीके से, 5 और 9 4 तरीके से, 6 और 8 5 तरीके से, और 7 कितने तरीके से आएगा, 6 तरीके से। तो बार बार लिखने की जरूरत आपको नहीं है। आपको पता है कि 2 और 10, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि इस बात की प्रोबेबिलिटी की सम कितना होना चाहिए, सम हमारा 12 होना चाहिए, या सम 12 की जगह मान लीजिए मैंने कह दिया कि सम हमारा होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो अब आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सैंपल स्पेस कितना है दो डाइस के लिए, 36 है, सम 8 का तरीका आपको पता है, 8 कितने तरीके से है, 5 तरीके से, तो आंसर कितना हो गया 5/36। तो ये ब्यूटी है इस चीज की कि अगर दो डाइस के लिए आपकी सम की प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये सारे केस बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ट्रायंगल लॉ याद रखिए कि 2 और 12 एक तरीके से आ सकता है, 3 और 11 दो तरीके से आ सकता है, 4 और 10 तीन तरीके से आ सकता है, 5 और 9 4 तरीके से आ सकता है, 6 और 8 5 तरीके से, और 7 कितने तरीके से आ सकता है, 6 तरीके से। तो ये डाइस की केस है। 2 डाइस के लिए मैंने आपको बता दिया, 3 डाइस के लिए और सम के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, तो ये इक्वल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस हम लोग लेंगे कार्ड्स का केस, कि अगर एक पैक है कार्ड का, उसमें से हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमको कार्ड का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए।